अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा और आप देख रहे हैं खबरी मीटर। तो दोस्तों, अपने देश का ये जो मीडिया है ये बहुत ही बड़ा दोगला है। ये सिर्फ उन बातों पर यकीन करता है जो मुसलमानों के खिलाफ होती हैं। अब देखिए, इजराइल और हमास दोनों ही अपने अपने तरीके से युद्ध के बीच वीडियो जारी कर रहे हैं। कल भी हमास ने एक वीडियो जारी किया। जिस वीडियो को आप देख रहे हैं ये हमास ने ही जारी किया है। आज मैं आपको इस वीडियो में दिख रही 3 औरतों ने जो कहा वो बताना चाहती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि आप ये देखें कि अपने देश का मीडिया कितना बड़ा दोगला और ये कैसे इजराइल और अमेरिका के इशारों पर फिलिस्तीन और दुनिया भर के मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहा है। तो चलिए बिना देर किए ये जानिए कि इन तीनों महिलाओं ने क्या कहा। वैसे तो इन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई मिनट की बातचीत की, लेकिन इस बातचीत का जो ज़रूरी हिस्सा है वो मैं आपको बताती हूँ। इन औरतों ने अपने देश के प्रधानमंत्री यानी नेतन्याहू को संबोधित किया और अपनी इस स्पीच में आईडीएफ यानी इजराइल की डिफेंस फोर्स का जिक्र किया। आगे मैं आपको बताऊंगी कि डिफेंस फोर्स क्या कर रही है, लेकिन पहले आप ये जानिए कि इन औरतों ने आईडीएफ के बारे में क्या कहा है। इन्होंने ये कहा है कि नेतन्याहू आईडीएफ का इस्तेमाल कर रहा है और आईडीएफ के जरिए सभी बंधकों को मारना चाहता है। इन महिलाओं ने 7 अक्टूबर का भी जिक्र किया और ये कहा कि जिस वक्त हमास ने म्यूजिकल कंसर्ट पर हमला किया उस वक्त वहाँ कोई सेना नहीं थी और ये कोई पहला मौका नहीं है जब हमास के कब्जे में जो इजरायली नागरिक हैं उन्होंने ऐसा बयान दिया था। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले जब हमास ने 2 औरतों को रिहा किया था तब उन्होंने भी रिहा होकर और अपने देश इजराइल पहुंचकर ये कहा था कि हमास के जिन लोगों ने उन्हें किडनैप किया वो उनका अच्छे से ख्याल रखे थे। वो ये कहते थे कि वो कुरान और इस्लाम को मानते हैं और कुरान और इस्लाम उन्हें औरतों पर जुल्म या फिर हाथ उठाने की इजाज़त नहीं देता। लेकिन तब भी मीडिया ने उनका सच नहीं दिखाया और आज भी मीडिया इस सच को छुपा रहा है। हाँ, वो इतना ज़रूर कहती है कि जो बंधक हमास के कब्ज़े में रिहा होकर आ रहे हैं वो हमास की इसलिए तारीफ़ कर रहे हैं क्योंकि उनसे ऐसा करवाया जा रहा है। उन्हें ये डर है कि अगर उन्होंने हमास की तारीफ़ें नहीं की तो फिर उनके घर परिवार को हमास नहीं छोड़ेगा। खैर, ये अपने देश का मीडिया है जो आपको कभी सच नहीं बताएगा और वो हमेशा और बार बार आपको यही कहेगा कि देखिए, हमास एक आतंकवादी संगठन है जो कभी फिलिस्तीन में जुल्म हो रहा है वो नहीं दिखाएगा। और शायद यही वजह है कि आज नेतन्याहू के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो दुनिया के भारी दबाव के बावजूद सीज फायर नहीं करना चाहते। उन्होंने अपने ताज़ा बयान में भी यही कहा है कि वो सीज फायर नहीं करेंगे। और सिर्फ इजराइल ही नहीं, अमेरिका भी लगातार ये कह रहा है कि अगर इजराइल ने सीज फायर कर दिया, युद्ध पर रोक लगाने के लिए राजी हो गया, तो फिर हमास और ज़्यादा मजबूत होगा। खैर, फिलहाल की स्थिति यह है कि फिलिस्तीन के 9,000 से ज़्यादा नागरिक मारे जा चुके हैं और अब इजराइल की सेना गाजा में टैंक लेकर घुस चुकी है। वो गाजा के अलग अलग शहरों में अपने झंडे लगा रही है और सिर्फ यही नहीं, वो अपने पड़ोसी लेबनान पर भी लगातार हमले कर रही है और ये कह रही है और वहाँ भी इजराइल की सेना हिजबुल्लाह नाम के संगठन को ख़त्म करने की आड़ में बमबारी कर रहा है। खैर, भारतीय मीडिया और पश्चिमी मीडिया का एक और चेहरा आपको दिखाते हैं। कल आपने रूस के एक शहर माखा चकाला का ये वीडियो ज़रूर देखा होगा, जिसमें कुछ लोग एयरपोर्ट पर जा पहुंचे और वहां तोड़फोड़ की और अल्लाह अकबर के नारे लगाए। भारतीय मीडिया ने ये दिखाया कि देखिए कैसे मुसलमान यहूदियों के खून के प्यासे हो गए हैं। अब उन्हें ये पता चला कि रूस के एक शहर में इजराइल के शहर तेल अवीव से एक फ़्लाइट आई है और उसमें कुछ इजरायली नागरिक हैं, तो उन्होंने इजराइल के नागरिकों को मारने के लिए एयरपोर्ट पर धावा बोल दिया। भारतीय मीडिया ने सीधे इन्हें दंगाई बता दिया। खैर, अब माखा चकाला में जो हुआ उस पर अमेरिका का भी बयान आया है और अमेरिका ने ये कहा है कि रूस के एयरपोर्ट पर जो हुआ वो एक नरसंहार जैसा था। मुमकिन है अब भारतीय मीडिया भी इसे नरसंहार जैसा ही कहे, लेकिन विडंबना देखिए,
खुद रूस ये कह रहा है कि इसमें यूक्रेन का हाथ है, लेकिन उसकी बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा। क्योंकि रूस के माखाचकाला शहर में मुसलमानों की आबादी करीब 80% है, लिहाजा अमेरिका ने इसे नरसंहार करार दे दिया और भारतीय मीडिया ने इस शहर के लोगों को दंगाई बता दिया। ये वही दोनों देश हैं जिन्हें फिलिस्तीन के मारे गए 9,000 लोग नहीं दिख रहे, जिन्हें इजराइल का नरसंहार नहीं दिख रहा। लेकिन कुछ लोग इजराइल के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार करने के लिए एयरपोर्ट पर क्या पहुंच गए। भारतीय और वेस्ट मीडिया उन्हें दंगाई और नरसंहार करने वाला बता दिया। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात ब्रिटेन की करते हैं। ब्रिटेन में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। ब्रिटेन सरकार ने अपने एक ही सांसद को सिर्फ इसलिए सस्पेंड कर दिया है क्योंकि वो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा था। खैर, आगे बढ़ते हैं और अपने देश की बात करते हैं। कल आम आदमी पार्टी को दो बार जबरदस्त झटके लगे। दिन का झटका तो ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत रद्द कर दी, और रात का झटका ये था कि ईडी ने अब केजरीवाल को समन भेज दिया है और ये कहा है कि उन्हें 2 नवंबर यानी ठीक 2 दिन बाद ईडी के दफ्तर में पहुंचना है। ईडी केजरीवाल से भी शराब नीति के मामले में कुछ पूछताछ करना चाहती है। शराब नीति के ही मामले में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के दो साथी मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले ही जेल में हैं और अब केजरीवाल को भेजा गया ये नोटिस आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ा रहा है। वैसे लोग ये भी कह रहे हैं कि जब केजरीवाल 2 नवंबर को ईडी के दफ्तर में पहुंचेंगे तो वहां से उनका घर लौटना मुश्किल है, क्योंकि वो वहां से सीधे तिहाड़ ही अपने साथियों के पास जाएंगे। फिलहाल मसला यह है कि अगर संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की तरह केजरीवाल भी जेल में चले गए तो फिर दिल्ली को कौन संभालेगा। फिलहाल आम आदमी पार्टी के पास जो 3 सबसे बड़े चेहरे दिखते हैं वो परिणीति चोपड़ा के शौहर राघव चड्ढा हैं और सौरभ भारद्वाज और अतिशी मार्लेना हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि अगर केजरीवाल को जेल होती है तो फिर इन तीनों में से दिल्ली के सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा। वैसे पिछले कुछ महीनों में सौरभ भारद्वाज और आतिशी विधायक से सीधे मंत्री बने हैं। खैर, देखना यह है कि 2 नवंबर को क्या होगा। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान की। मौजूदा क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की जगह ले ली है। एक तरफ वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की लगातार हार हो रही है तो वहीं अफगानिस्तान का प्रदर्शन लगातार शानदार हो रहा है। उधर पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर इंजमाम को लगातार हार के बाद इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि इंजमाम ने अपने इस्तीफे की वजह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी हितों के टकराव को बताया है, लेकिन दुनिया ये जानती है कि जिस तरह से पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में खेल रही है उसके खिलाड़ियों के सिलेक्शन पर भी सवाल उठे हैं और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान टीम का जो चयन किया गया है वो परफॉर्मेंस के आधार पर नहीं बल्कि भाई भतीजा और जान पहचान के आधार पर हुआ है, इसलिए इंजमाम ने इस्तीफा दिया है। वरना सोचिए, जिस कंपनी का हवाला देकर और जिस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं इंजमाम इस्तीफा दे रहे हैं वो बहुत पहले से चला आ रहा था। खैर, यहाँ बात अफगानिस्तान की भी होनी चाहिए। अफगानिस्तान की टीम वाकई शानदार प्रदर्शन दिखा रही है। उस टीम ने ये साबित कर दिया है कि अब अफगानिस्तान में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, उसकी इकोनॉमी में उछाल आ रहा है, उसका रुपया मजबूत हो रहा है और अब उसकी टीम भी शानदार प्रदर्शन कर रही है। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और देसी खबर की। आज देश में 2 बड़े मौके हैं। एक मौका तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की डेथ एनिवर्सरी का है और दूसरा मौका सरदार पटेल की जयंती का है। लेकिन इन 2 मौकों पर अपने देश की सियासत बटी हुई है। सत्ताधारी पार्टी पटेल की जयंती मना रही है और विपक्ष में बैठी कांग्रेस इंदिरा गांधी को याद कर रही है। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फुटबॉल की। आप लियोनेल मेसी को तो जानते ही होंगे, बस ये मत कहना कि नहीं जानते, क्योंकि मेसी फुटबॉल की दुनिया का वो नाम है जिसके चर्चे बच्चे बच्चे की जुबान पर होते हैं। आज हमारे देश के नौजवानों को मेसी से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, खासतौर पर उन नौजवानों को जो अपने करियर में कंसिस्टेंसी नहीं ला पाते। क्या आप जानते हैं कि कल मेसी को 8वीं बार बैलन डी और अवार्ड से नवाजा गया। मेसी ने पहली बार बैलोन डी और अवार्ड 2009 में जीता था, यानी पिछले 14 सालों में मेसी इस अवार्ड को 8 बार जीत चुके हैं।
आपको बता दें कि बैलोन डी और अवार्ड फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है। सोचिए, मेसी अभी 36 साल के हैं और इस उम्र में उन्होंने वो मुकाम हासिल किया है जिस उम्र में हमारे देश के युवा सीरियस नहीं होते। और अगर आज की बात करें तो आज हमारे देश का हाल ये है कि हमारे देश के लोगों की सोच मोबाइल से शुरू होती है और मोबाइल पर ही ख़त्म होती है। खैर, आगे बढ़ते हैं और आज आखिरी खबर मैं आपको बताती हूँ। ये खबर आपकी सेहत से जुड़ी है। हमारे देश में धर्म को लेकर तो बहुत हंगामा होता है, डिबेट्स होती हैं और धरने प्रदर्शन होते हैं, लेकिन हमारे देश में साफ स्वस्थ हवा के लिए कोई कोशिश नहीं की जाती। आज दिल्ली में हवा सांस लेने लायक बिल्कुल भी नहीं है। हवा को मापने वाला AQI ये बताता है कि जो हवा का पैमाना 50 से 100 के बीच होना चाहिए वो आज 300 से 400 के बीच है। और इसकी फिलहाल 3 वजह सामने आ रही हैं। पहली वजह पड़ोसी राज्यों में पराली जलाई जा रही है और दूसरी वजह हमारी खुद की दिल्ली का ट्रैफिक और तीसरी वजह दिल्ली NCR में अनलिमिटेड कंस्ट्रक्शन। तो फिर इस पॉल्यूशन को एंजॉय कीजिए और अपने फेफड़ों में हवा की जगह जहर भरते रहिए, क्योंकि ना तो सरकार से आप इस पॉल्यूशन के बारे में सवाल करेंगे और ना ही सरकारें इस जहरीली हवा के बारे में आपसे बात करेंगी। लेकिन हाँ, इतना मैं आपको बता दूं कि जो जहरीली हवा है और आजकल जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं, ये सिगरेट के धुआं से भी ज़्यादा खतरनाक है, मुंह में चबाने वाले तंबाकू से ज़्यादा घातक है और आपके छोटे छोटे बच्चों की ज़िंदगी तो बस यूँ समझ लीजिए कि ये हर साल कम हो रही है। खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।